देखो ऑनलाइन वाले ऑडियो चेक करो। पिछले क्लास में हम लोग लिखे थे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एंड डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। ठीक है, क्या होता है बताओ? व्हाट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स? मतलब अगर सामान आता है उसमें अगर कोई मतलब जाके उसको रिसीव कर सकता है, जरूरी नहीं है कि मतलब उसका ओनर ही जाए। वो था डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, करेक्ट या नहीं? नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। दूसरा अच्छा तो क्या है है। बताओ? ओनर हाँ, नहीं है, मतलब जाके ले सकता है। हाँ, राइट टू रिसीव है, प्लस उसको अपना ओनरशिप प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। वो होल्ड कर रहा है डॉक्यूमेंट, मतलब ही हैज ऑल द राइट्स ऑफ द ओनर। ठीक है। और दूसरा है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल, जिसका मतलब है कि ओनरशिप प्रूव करना पड़ेगा, और सिर्फ वो डॉक्यूमेंट है, उसके बेसिस पे यू आर नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स। ठीक है। घर का मतलब वो शोइंग भी है वो। शोइंग ही है पहले से ही, लेकिन बहुत पहले जब जाएंगे, जब रजिस्ट्री रजिस्ट्री कुछ नहीं था, तब का जमाना अलग बात है। ऐसे जब से लॉ वो आया है तब से वो डॉक्यूमेंट शोइंग ही है। ठीक है। नेक्स्ट, कितना नंबर पॉइंट है? 6 तक लिखे? लिखना पॉइंट नंबर 7। लिखना पॉइंट नंबर 7। मर्केंटाइल एजेंट। ठीक है। एजेंट का मतलब क्या होता है? जो हमारे बदले या हमारे बिहाफ में काम करेगा, दैट पर्सन इज नोन एज एजेंट। और मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस। पहले ये जो बुक था, अगर तुम पुराना कोई जूनियर से अपने सीनियर से मतलब बुक मांगोगे, तो तुम देखोगे कि यहाँ पर बुक का नाम था मर्केंटाइल लॉ, जब सीपीटी था। अभी जैसे सी फाउंडेशन है ना, 400 मार्क का हो गया। जब सीपीटी था ये, इसका नाम था मर्केंटाइल लॉ, मतलब बिजनेस लॉ। अब इसका नाम बदल के बिजनेस लॉ कर दिया है। ठीक है। तो वही है, मर्केंटाइल का मतलब होता है बिजनेस। और एजेंट का मतलब होता है जिसको हम एम्प्लॉय किए हैं, जिसको हम काम पे रखे हैं, जो हमारे बदले काम कर रहा है। ठीक है। हमारे बदले वो डिसीजंस ले रहा है, हमारे बदले गुड्स रिसीव कर रहा है, हमारे बदले पैसा दे रहा है। दैट पर्सन इज नोन एज द एजेंट। और हमको बोलते हैं प्रिंसिपल। द वर्ड प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल मीन्स द ओनर, ठीक है, जो एम्प्लॉय किया है, जो काम पे रखा है। और एजेंट मतलब जो काम कर रहा है। ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जो हम एजेंट अपॉइंट करते हैं, जिसके पास अधिकार होता है हमारे बदले काम करने का, हमारे बदले डिसीजंस लेने का, हमारे बदले पैसा रिसीव करने का, उसको हम बोलते हैं मर्केंटाइल एजेंट। और अगर मर्केंटाइल एजेंट कुछ करता है, देन द प्रिंसिपल विल बी लायबल, द मेन मालिक विल बी लायबल। जैसे हमारे दुकान में भी वी आर द प्रिंसिपल, और हमारे दुकान में जो हम नौकर रखे हैं, जो काम करते हैं, जो स्टाफ रखे हैं, दे आर द एजेंट। जो हमारे बदले जो काम हमको करना चाहिए, वो हमारे बदले वो काम को कर रहे हैं। लेकिन कुछ भी दिक्कत होता है, कुछ को गुड्स गलत चल जाएगा या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, देन द staff is not liable but the owner is liable. That means the agent is not liable, the principal will be liable. ठीक है। तो मर्केंटाइल एजेंट का मतलब है द एजेंट अपॉइंटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। लिखना, इट मीन्स एन एजेंट। अब वो भी है, थोड़ा बहुत ये भी है कि सब काम के लिए थोड़ी प्रिंसिपल लायबल होगा। जो काम उसके अथॉरिटी के अंदर है, जो प्रिंसिपल अलाउ किया है जो काम करने के लिए, उतना तक का लाइबिलिटी प्रिंसिपल का है। एवरीथिंग फॉर एवरीथिंग द प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल, है ना। लिखना, इट मीन्स एन एजेंट it means an agent who in the
ordinary course, who in the ordinary course of business, who in the ordinary course of business has authority. authority का मतलब पावर, करेक्ट, याद है BST, है ना? ऑथोरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, ऑथोरिटी मतलब पावर, एंड अकाउंटेबिलिटी मतलब एंसरेबिलिटी। ठीक है, तो मर्केंटाइल मतलब वो व्यक्ति जिसको अपॉइंट किए, जिसके पास पावर है, हु हैज द ऑथोरिटी टू सेल गुड्स, who has the authority to sell goods or buy goods or to raise money etc. जो भी बिजनेस को चलाने के लिए जो भी काम करना जरूरी है, उसके पास वो सारा अधिकार है, वो सारा काम वो कर सकता है। ठीक है, फुल स्टॉप। द प्रिंसिपल will be liable for the acts of the agent. The principal will be liable for the acts of the agent. एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? The principal will be liable. क्लियर? नेक्स्ट। लेकिन वो ऑब्वियस सा बात है कि ऐसे हर चीज के लिए तो लायबल नहीं होगा। जो चीज बिजनेस के अंदर है, बिजनेस के अंदर के लिमिट के अंदर है, उतना के लिए ही लायबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8। इंसॉल्वेंट। क्या होता है इंसॉल्वेंट? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? ऑनलाइन वाले चिराग, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? बैड। क्या है ऋतिका? हाँ, जिसका एसेट कम है और लाइबिलिटी ज्यादा है, जो अपने लाइबिलिटी को पे नहीं कर पाएगा, दैट पर्सन इज नोन एज इंसॉल्वेंट। दिवाला नहीं, दिवालिया, है ना? दिवालिया सुने हो, दिवाला नहीं। हाँ, वैसे बोलते हैं दिवाला निकल गया या दिवालिया हो गया, बेसिकली दिवालिया बोलते हैं। तो दिवालिया मतलब वो व्यक्ति जो अपने लाइबिलिटीज को नहीं चुका पाएगा, अपने डेट्स को पे नहीं कर पाएगा। ठीक है, लिखना। अ पर्सन इज सेड टू बी a person is said to be insolvent when he is unable to pay his debts। कल मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट होगा क्या? फिर खत्म, डाउट खत्म हो गया? डाउट चल, हाँ, तो क्यों नहीं कराएंगे? सिमिलर टाइप का जो नंबर है ना, उसको छोड़ दे रहे। हाँ, अच्छी बात है ना। वो तो एग्जाम में तुमको इजी इजी थोड़ी ऊपर ऊपर से खाली पढ़ा देंगे और कोर्स खत्म हो जाएगा, क्या फायदा होगा? और तुमको भी सारा क्वेश्चन करना है। नहीं, इससे पहले खुद ही करा दे रहे हो ना, हम लोग मैसेज कर रहे हैं सर ये वाला नंबर नहीं हो रहा है बोल के, तो इसलिए सर क्लास में पहले ही करा रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि सर तो एक बार करवा दिए, अब अपने को भी फिर से करना है उसको, है ना? क्योंकि एडिशनल बैंक भी इम्पोर्टेंट है। वो दिया क्यों है? इम्पोर्टेंट है तभी तो दिया है ना। अगर मेन एक्सरसाइज में दिया होता तो करना ही पड़ता। मेन एक्सरसाइज में उतना हार्ड नंबर है ही नहीं ना, उसी में दिया हुआ है। हाँ, तो वही तो हार्ड, जब हार्ड करोगे तो ही तो ना इजी लगेगा ना मैथ्स। इजी इजी करते रहोगे मैथ्स में तो अपने आप हार्ड लगेगा मैथ्स तुमको। तो जितना क्वेश्चन दिया सब करना है हम लोग को। ठीक है,
और ये भी मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि मैथ्स में तो अपने को 30 लाना है, 20 लाना है, बाकी फिर आगे देखेंगे। ये मेंटेलिटी भी नहीं होना चाहिए। और एग्जैक्ट सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस दोगे, क्योंकि देखो अभी क्या है, तुम ये जर्नी बहुत लंबा है। अभी कहाँ हो तुम सोचो, 5 साल का जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है। अभी से ही चीट करना चालू कर दोगे कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये हार्ड है, ये नहीं, तो वो आगे चल के धीरे धीरे, ये अभी मैथ्स हार्ड लग रहा है, आगे चल के दो सब्जेक्ट हार्ड लगेगा, तब क्या करोगे? सब्जेक्ट छोड़ थोड़ी दोगे, सब्जेक्ट पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। अभी बाकी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ था, मैथ्स थोड़ा नहीं पढ़ा होता है या फिर थोड़ा डिफिकल्ट लगता भी है तो ठीक है, आगे चल के फिर कुछ और सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगने लगेगा, फिर उस समय क्या करोगे? तो वैसे नहीं होना चाहिए कि अभी से ही कि ये नहीं हो रहा तो इसको छोड़ देंगे, एडिशनल क्वेश्चन नहीं करेंगे, या मैथ्स में तो 20 लाना है, बाकी फिर आगे देख लेंगे। जिनका मेंटेलिटी ऐसा होगा, मैं 100% बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो मतलब अटक जाएगा। वो आज नहीं भी अटका सीए फाउंडेशन में, अगर ये मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ोगे कि अपने को ऐसे पढ़ाई करना है कि ये चीज़ छोड़ने से चलता है, ये करना रहता है, इसको छोड़ देंगे, ये इतना डिफिकल्ट नहीं आएगा एग्जाम में, ये मेंटालिटी से अगर पढ़ाई हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा। भले वो सीए फाउंडेशन में प्रॉब्लम ना करे, ये मेंटालिटी आगे चल के सीए इंटर में जरूर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेंटालिटी कभी नहीं होना चाहिए कि ये हमसे नहीं हो रहा है या फिर ये चैप्टर डिफिकल्ट है तो इसको नहीं करेंगे। हमेशा ये मेंटालिटी होना चाहिए कि जो डिफिकल्ट है वो कैसे नहीं होगा मेरे से, ऐसा क्या दिया है कि नहीं होगा, और उस पर उतना मेहनत होना चाहिए कि वो चैप्टर अपने आप होने लगे। ठीक है, मैं मेरा बता रहा हूँ, सीए फाउंडेशन में भी मेरे से भी मैथ्स नहीं हो रहा था, ऐसे मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छा था 10th तक। फिर 11-12 में को थोड़ा दिक्कत हुआ मैथ्स में, ठीक ठाक मार्क्स आ भी गए जैसे तैसे करके, लेकिन फिर भी मैथ्स उतना स्ट्रांग नहीं था या उतना अच्छे से नहीं हो रहा था सीए फाउंडेशन का। लेकिन ऐसे नहीं कि मैथ्स को हम लोग छोड़ दिए और बाकी सारा सब्जेक्ट पढ़ लिए, जबकि मेरे पास तो तुमसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था। मेरे समय तो ये भी नहीं था कि मैथ्स में पास होना है, ओवरऑल अगर पास हो गए तो ठीक है, हो गया। तुम्हारे में भी है ना, जैसे मैथ्स में 100 से 40 लाना है ना, मैथ्स स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग मिला के 40 लाना है ना, और ओवरऑल 200 लाना है। मेरे में ऐसा भी नहीं था, मेरे समय तो टोटल 200 मार्क का एग्जाम था और टोटल 100 लाना था। तो मैथ्स तुम पूरा छोड़ भी दोगे, बाकी अच्छे से पढ़ोगे तो भी बच्चे पास हो जाते थे। लेकिन वो मेंटेलिटी कभी होना नहीं चाहिए। मैं बिलीव है कि ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ छोड़ के आगे बढ़ जाएं। जो चीज़ छोड़ के आगे बढ़ोगे कहीं ना कहीं लाइफ में वो चीज़ वापस से पढ़ना पड़ेगा, कि वो इतना प्रॉब्लम करेगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट में आएगा ही आगे, और फिर वो पढ़ना ही पड़ेगा अल्टीमेटली। हाँ, कहीं पे भी किसी में भी कम आया तो पूरा पेपर फिर से देना है। ठीक है, तो पहले तुम ये सोचो ही मत कि बैक लगेगा, या पहले तो ये मत सोचो कि बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो ये सोचना बंद करो कि बहुत डिफिकल्ट है, इस ये पढ़ेंगे ये छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कम से कम जितना हो रहा है जो चैप्टर, उसको इतना तक तो पहुंचाना जरूरी है। ऐसे एक दिन, वैसे जैसे मेरा दिसंबर में एग्जाम था, सितंबर अक्टूबर तरफ से मैथ्स नहीं हो रहा था, एक दिन मैं पूरा रात भर मैथ्स किया था, पूरा रात भर मैथ्स किया था। नहीं हो रहा था, मेरे को टेंशन हो गया कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। उस दिन मैं पूरा रात भर मैथ्स, सुबह 6 बजे तक मैं मैथ्स किया था, रात को 10 से सुबह 6 तक खाली मैथ्स कर रहा था उस दिन। अब फिर भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं कर रहा था, ऐसे नहीं कि छोड़ दिए उसको। जरूरी है कि उसको पकड़ के करते जाना, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। वो हो या ना हो, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा और एफर्ट्स लगेगा कि क्यों नहीं होगा, और वो होने लगेगा। क्योंकि ये जर्नी, कहाँ हो अभी, 12th पास भी नहीं हुए हो, क्या पता रिजल्ट आए फेल हो जाओ। 12th पास नहीं हुए हो, कहाँ हमको कहाँ तक पहुंचना है, हमको कहाँ पहुंचना है, सीए फाइनल हमको पास करना है। तुम अपना जर्नी देख पाओगे अगर तुमको दिखेगा 5 इयर्स कंसिस्टेंटली पढ़ने का जरूरत है, डे एंड नाइट अच्छे से पढ़ने का जरूरत है हमको। अब वो 5 इयर्स यहाँ से अगर चीट करके ही स्टार्ट करोगे, जब कोई चीज चीट करके ही स्टार्ट हुआ है, वो जर्नी बहुत आगे तक नहीं जाएगा, 110% नहीं जाएगा। आज तुम सीए फाउंडेशन निकाल लोगे ये सोच कर कि मैथ्स में 20 लाकर हो जाता है या 25 लाकर हो जाएगा, बाकी स्टैट्स में ले आएंगे और हो जाएगा अपना, ये मेंटेलिटी से हो सकता है सीए फाउंडेशन पास हो जाओ और तुमको ये लगे कि हमारा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गया, मैथ्स नहीं पढ़ के अपना स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो गया तुम्हारा स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल।
लेकिन वो मेंटालिटी जो एक डेवलप हुआ कि इसको नहीं करने से चल जाता है, इसको छोड़ देने से चल जाता है, ये मेंटालिटी आगे चल के प्रॉब्लम करेगा नेक्स्ट लेवल पे, और वो लेवल फिर नहीं होगा तुम्हारा। तो वो जरूरी है कि आज से मेंटालिटी सही रखना। मार्क्स तो कम बेसी आ सकता है, लेकिन मेंटालिटी सही होना चाहिए पढ़ाई की तरफ, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, अनेबल टू पे हिज डेट्स। बस इतना लिखने से हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, मैं तो कभी भी कुछ भी छोड़ के नहीं गया आज तक। मैं अपना बता रहा हूँ, भले वो सीए फाउंडेशन एग्जाम हो, या वो सीए इंटर का एग्जाम हो, या वो सीए फाइनल का एग्जाम हो, दो दो ग्रुप, ये दो ग्रुप होता है। हम दो दो ग्रुप एक साथ दिए हुए हैं, और ये भी दो ग्रुप होता है। दोनों ग्रुप एक साथ दिया हुआ है, दोनों ग्रुप 100% एक बार में पास हुआ है। लेकिन एक भी बार कोई बोल नहीं सकता कि मैं 1 मार्क का छोड़ के गया घर से कि ये चैप्टर नहीं आएगा इसको छोड़ देता है, या ये क्वेश्चन नहीं आएगा इसको छोड़ देता है। ऐसा ना मैं कभी सीए इंटर में किया हूँ, 8 सब्जेक्ट है, 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, 8 सब्जेक्ट का मैं 1 मार्क भी कभी नहीं छोड़ के गया कि ये छोड़ देते हैं ये नहीं आएगा। हाँ, एग्जाम में नहीं आ रहा था, मैं नहीं किया उसको, वो अलग बात है कि एग्जाम हॉल में नहीं आ रहा तो क्या करोगे, छोड़ोगे ही वहां पर। तो घर से छोड़ के नहीं गया कि ये चैप्टर नहीं आएगा या ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। या सीए फाइनल भी ले लो, 8 सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट का जितना जितना बुक है, टोटल सीए फाउंडेशन में उतना सिलेबस है। टोटल सीए फाउंडेशन का जितना सिलेबस है, एक दो सब्जेक्ट मिला देने से उतना सिलेबस हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये नहीं बोल सकते कि हम 1 मार्क घर से छोड़ के गए, वहां नहीं आ रहा था छोड़ दिए, वो अलग बात है। घर से कोई नहीं बोल सकता कि हम ये चैप्टर नहीं पढ़ के गए थे या ये चैप्टर छोड़ के चले गए थे। तो कम से कम वहां छोड़ो, घर से तो छोड़ के मत जाओ। घर से छोड़ के जाओगे तो वहां छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन घर से पढ़ के जाओगे तो क्या पता वहां आ जाए तुमको, तुम लिख लो, और नहीं आएगा तो वहां तो छोड़ना ही था, फिर तो छोड़ोगे ही उसको। तो उसका पैसा डूब गया, जब वो उसको वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में और एंटर नहीं कर सकता। पढ़े हैं हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो किसी कॉन्ट्रैक्ट में और एंटर नहीं कर सकता। हाँ, अब जब वो फिर सॉल्वेंट बनेगा, अब वो अर्न करेगा, कमाएगा, सारा लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेगा, तब उसको कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि नाउ द पर्सन इज अ सॉल्वेंट। नहीं, कुछ नहीं देगा वो। हाँ, परसेंट में ही देगा, कोई भी खर्चा हो परसेंट में ही देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, ये गया इंसॉल्वेंट। प्राइस लिखे हैं क्या हम लोग? प्राइस लिखे थे ना पहले। क्वालिटी कुछ नहीं है, खत्म। पॉइंट नंबर 9 नहीं है कुछ। नेक्स्ट नया हेडिंग करेंगे, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। ये मैं बताया था वैसे पहले तुम लोग को। सेल का मतलब होता है साथ ही साथ सामान बेचना और ओनरशिप ट्रांसफर करना उसी समय। दैट इज बेसिकली नोन एज सेल। मतलब सामान बेचे, सामान दिए, एंड ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। पैसा मिले ना मिले उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। और एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है जहां पर हम एक कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मतलब एक एग्रीमेंट किए हैं कि एक फ्यूचर डेट में सामान सेल करेंगे। अभी सामान सेल नहीं हुआ है, अभी खाली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि फ्यूचर में सामान बेचा जाएगा। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग गुड्स है उसका सेल भी हो सकता है, उसका एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। जो सामान अपने पास है उसका सेल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, उसका एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है। मतलब बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन जो फ्यूचर गुड्स है उसका सिर्फ क्या हो सकता है? एग्रीमेंट टू सेल। क्योंकि जो सामान फ्यूचर में क्रिएट होगा, फ्यूचर में एग्जिस्ट करेगा, उसको हम आज तो बेच नहीं सकते, उसको हम फ्यूचर में ही बेच सकते हैं। तो वहां पर क्रिएट होता है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, लिखना बाकी कुछ ज्यादा नहीं है, उतना ही है जो मैं पढ़ाया हूं पहले। लिखना पहला हेडिंग करना इसके अंदर सेल, पहले पढ़ेंगे सेल फिर एग्रीमेंट टू सेल। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स। प्रॉपर्टी क्या होता है? ओनरशिप। इसीलिए बेसिक टर्म्स इंपॉर्टेंट है।
प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति नहीं, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक, ठीक है। तो इन सेल द ओनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड, प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप, डिलीवरी मतलब पोजेशन, ठीक है। डिलीवरी मतलब, तो वर्ड्स यूज, वर्ड्स जानना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी मीन्स ओनरशिप, डिलीवरी मीन्स पोजेशन, ठीक है। इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, फ्रॉम द सेलर टू द बायर इमीडिएटली, मतलब साथ ही साथ ट्रांसफर हो जाता है। इमीडिएटली, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डेफिनेशन दिया हुआ है, एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, वेयर अंडर a contract of sale, where under a contract of sale the property is transferred immediately, the contract is called a sale, the contract is called a sale, ठीक है। ये लीगल लैंग्वेज है सेल वर्ड का। तो लीगल लैंग्वेज क्या बोल रहा है, वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब वो सेल भी हो सकता है, एग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, ठीक है। तो वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी मतलब द ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा, उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, दैट इज अ सेल, है ना। और अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड ऑन अ फ्यूचर डेट, सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड एज एन एग्रीमेंट टू सेल। समझ में आ रहा है, दोनों को मिलाकर बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कुछ भी हो सकता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी अ सेल, a contract of sale can be an agreement to sale। हाँ, दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही है, सेल भी कॉन्ट्रैक्ट है और एग्रीमेंट कर लेना कि फ्यूचर डेट में बेचेंगे, दैट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये गया सेल। नेक्स्ट इसके अंदर लिखना, हेडिंग करना एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल, एग्रीमेंट टू सेल में वही है कि जब एक फ्यूचर डेट में हम लोग ओनरशिप को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। लिखना, इन एन एग्रीमेंट टू सेल, in an agreement to sell the ownership of the goods is not transferred immediately, the ownership of the goods is not transferred immediately, it will be
transferred on a future date. Upon the completion of certain conditions. Upon the completion of certain conditions. ठीक है, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या है? खाली कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सामान बेचेंगे ऑन अ फ्यूचर डेट, ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा ऑन कंप्लीशन ऑफ अ सर्टेन कंडीशन। अब कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि पैसा देगा तो ओनरशिप ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जब सामने वाला पैसा दिया देन द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल X agrees with Y on 10th October that he will sell his car on 10th November for 3 लाख रुपीस। 10 अक्टूबर को कॉन्ट्रैक्ट किया कि 10 नवंबर को गाड़ी बेचेंगे। दिस इज एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, लिखना इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, तो कब एक एग्रीमेंट टू सेल बनेगा? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द टाइम गिवन। ठीक है, वो जो टाइम दिया गया है वो टाइम जब कंप्लीट हो जाएगा देन द एग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल। जैसे आज 10 अक्टूबर को हम कॉन्ट्रैक्ट किए कि 10 नवंबर को गाड़ी बेचेंगे, तो अभी तो वो एग्रीमेंट टू सेल है, लेकिन 10 नवंबर को क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम अ सेल। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसी के अंदर लिखना एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ही। नेक्स्ट पैराग्राफ कर दो। The following are the essentials. The following are the essentials for a contract of sale. एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के लिए क्या क्या चीज एसेंशियल है? तो दोनों के लिए हो गया, सेल एज वेल एज एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि इसके लिए बता रहा है essentials for a contract of sale. Contract of sale is both a sale as well as an agreement to sale. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, देयर मस्ट बी, बहुत सिंपल पॉइंट है इसमें, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। मिनिमम 2 पार्टी होना जरूरी है। देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पार्टीज। सिंपल है वो तो, एक बायर और दूसरा सेलर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी, द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी गुड्स। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट का गुड्स होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज गुड्स नहीं है तो फिर इस चैप्टर के अंदर वो कवर नहीं होता है। ठीक है, याद है पढ़े थे स्टार्टिंग में गुड्स का मतलब। ठीक है, मूवेबल। पॉइंट नंबर सी, अ प्राइस इन मनी
ब्रैकेट में लिखो नॉट इन काइंड, काइंड में नहीं चलेगा, मनी में होना जरूरी। याद है, एक कार के बदले दूसरा कार देना इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि वहां पे प्राइस इन मनी नहीं था। ठीक है, अ प्राइस इन मनी दैट इज ब्रैकेट में नॉट इन काइंड शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। जरूरी नहीं है ना पैसा देना, तो प्रॉमिस भी चलेगा। ठीक है, शुड बी पेड और प्रॉमिस्ड। पॉइंट नंबर डी, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम सेलर टू बायर। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर करना जरूरी है। अगर सेल होगा तो इमीडिएटली ट्रांसफर करना है, और अगर एग्रीमेंट टू सेल होगा तो फ्यूचर में ट्रांसफर करना है, लेकिन ट्रांसफर तो करना ही है। तो एसेंशियल है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मस्ट टेक प्लेस, मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप मस्ट टेक प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, all other essential elements of a valid contract must be present. All other essential elements of a valid contract must be present. ये क्या होता है? जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, और बाकी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि फ्री कंसर्न, कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। ठीक है, हाँ वेजरिंग नहीं होना चाहिए, सब पिछले चैप्टर वाला है। ठीक है, कंटिजेंट और वेजरिंग अलग अलग है ना, बताया था। हाँ पढ़ने से याद आएगा, वेजरिंग अलग है और कंटिजेंट अलग है। ठीक है, ये सब पिछले चैप्टर का है, जो नहीं किया क्लास तो अभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये पॉइंट एक पिछला चैप्टर का है, पिछले चैप्टर में लिखे हैं। हाँ चैप्टर 1 में, पिछला चैप्टर वाला चैप्टर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का स्टार्टिंग में है पूरा। वेजरिंग कंटिजेंट बाद में। ठीक है छोड़ो, देख लेना बाद में। हेडिंग करना डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, 3 कॉलम बनाना, बेसिस, सेल, एग्रीमेंट टू सेल। आधा पेज लग जाएगा, 5-6 पॉइंट आराम से होगा। बेसिस, सेल, एग्रीमेंट टू सेल। पॉइंट नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ओनरशिप किसमें इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता है? सेल में। और किसमें बाद में ट्रांसफर होगा? एग्रीमेंट टू सेल में। ठीक है, लिखना, इट passes to the buyer
इमीडिएटली, साथ ही साथ बायर के पास ओनरशिप चला जाता है, ठीक है। और वहाँ पे इट विल बी ट्रांसफर ऑन अ लेटर डेट, ठीक है। लिखना प्रॉपर्टी passes to the buyer on a future date, एक फ्यूचर डेट में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखना है एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, सेल, और कौन सा परफॉर्म फ्यूचर में होगा, एग्जीक्यूटेड, एग्रीमेंट टू सेल। तो जो परफॉर्म हो चुका दैट इज ओनली एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, और जो फ्यूचर में परफॉर्म होगा दैट इज एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। याद है पिछला चैप्टर में ये टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लास्ट वीडियो है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी वीडियो है, पॉइंट नंबर 30 नंबर वीडियो है ये, ठीक है। हाँ, इट इज एन, बुक में पहले हमारे पढ़ाई में लास्ट में, इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब काम कंप्लीट हो चुका, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। और उधर लिखना परफॉर्म नहीं हुआ, फ्यूचर में परफॉर्म होगा, इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर सी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टीज। किसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, सेल में। तो जब ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है तो अब गुड्स को कुछ भी होगा तो किसका जिम्मेदारी, बायर का जिम्मेदारी, क्योंकि हम बायर मालिक है। अब गुड्स को कुछ भी हो जाए द लाइबिलिटी इज दैट ऑफ द बायर। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है, अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, जब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है तो लाइबिलिटी स्टिल विद द सेलर, सेलर के पास ही लाइबिलिटी होगा, ठीक है। लिखना a subsequent loss of the goods is the liability of buyer, क्योंकि बायर मालिक बन चुका है, अगर वो ओनर है तो लाइबिलिटी भी अब उसका ही रहेगा, ठीक है। उधर लिखना such loss of goods is the liability of seller। एक बायर का लाइबिलिटी और दूसरा सेलर का, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर डी भी पॉइंट नंबर सी के जैसा ही पॉइंट है, बर्डन ऑफ रिस्क। इसमें बायर का जिम्मेदारी है और उसमें सेलर का, ठीक है। रिस्क बायर का है, risk of loss is that of buyer, risk of loss is that of seller। nature of rights, it creates just in RAM, it creates just in RAM,
इट क्रिएट्स जस्ट इन पर्सोनेम। संस्कृत जैसा लग रहा होगा, संस्कृत जैसा लग रहा है कि नहीं? मतलब बताओ। जस का मतलब कहीं लिख लो। जस का मतलब होता है राइट्स, अधिकार। जस का मतलब होता है अधिकार। रैम का मतलब होता है गुड्स। पर्सोनेम का मतलब होता है पर्सन। तो सेल से क्या होता है, अपने पास अधिकार है सामान के ऊपर, क्योंकि अपने सामान खरीदे हैं, तो अपना अधिकार किसके ऊपर है, सामान के ऊपर अधिकार। तो वी हैव जस्ट इन रैम, मतलब राइट अगेंस्ट द गुड्स, गुड्स के ऊपर हमारा अधिकार है। बट एग्रीमेंट टू सेल में हम सामान खरीदे तो नहीं है, अभी तक हम मालिक बने नहीं है, तो हमारा गुड्स के ऊपर तो अधिकार नहीं है। लेकिन सामने वाला कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही था, नहीं बेचेगा तो हम उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। तो वी हैव द राइट अगेंस्ट दैट पर्सन, दैट मीन्स दैट इज अ राइट अगेंस्ट अ पर्सन जस्ट इन पर्सोनेम। समझ में आ रहा है? जस्ट इन रैम मतलब राइट अगेंस्ट द गुड्स, बिकॉज वी आर द ओनर इन केस ऑफ सेल, तो ओनर है तो वी हैव द राइट अगेंस्ट द गुड्स। लेकिन पर्सोनेम में मालिक नहीं है, गुड्स के ओनर नहीं है एग्रीमेंट टू सेल में, तो हमारे गुड्स के ऊपर तो अधिकार नहीं है, लेकिन हमारा सामने वाला व्यक्ति के ऊपर अधिकार है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किया था बेचेगा बोल के। अब नहीं करता है तो हम उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। हम गुड्स तो नहीं ले सकते, हम उसके खिलाफ केस जरूर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर एफ, राइट ऑफ रीसेल। सेल में मालिक हो तुम, यू आर द ओनर, यू हैव द राइट टू रीसेल इट, तुम वापस बेच सकते हो उसको। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में यू आर नॉट द ओनर, तो तुम उसको वापस नहीं बेच सकते। ठीक है, लिखना। तो अगर इसको सेलर के पर्सपेक्टिव से लिखेंगे, ये तो बायर का पर्सपेक्टिव हुआ, अगर सेलर के पर्सपेक्टिव में लिखेंगे तो सेल में द सेलर कैन नॉट रीसेल, और एग्रीमेंट टू सेल में द सेलर कैन रीसेल, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, वो चाहे तो किसी और को बेच सकता है। ठीक है, वो अलग बात है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, उसके ऊपर केस होगा, वो अलग मैटर है, लेकिन बेच तो सकता ही है। ठीक है, लिखना। द सेलर कैन नॉट resell the goods. The seller may, चाहे तो may resell the, ठीक है, बस इतना लिखने से हो जाएगा। ठीक है, 6 पॉइंट इतना ही इंपॉर्टेंट है और उतना ही एग्जाम में लिखने से चलेगा। क्लियर है इतना? किसी को डाउट है इसमें? सेल, एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया ये वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल को कंपेयर करेंगे बाकी और अदर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन वाले, थैंक यू एंड बाय बाय।